हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर नया है, ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। कार्य ऊर्जा समर्थ इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। इसको मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले कार्य का परिभाषा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कार्य होता क्या है, तो कार्य से हम सभी लोग परिचित हैं, ठीक है। कार्य की परिभाषा हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। शुरू से पढ़ने के आने के बावजूद भी मैं आपको कार्य की परिभाषा बता दे रहा हूँ, ठीक है। यानी किसी बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा वस्तु के विस्थापन की अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, हमें तो नहीं समझ में आया, ठीक है। चलिए समझ लीजिए इसका क्या मतलब क्या है। परिभाषा तो पढ़ लिए परंतु इसका मतलब हमें समझ में नहीं आया। तो चलिए समझ लीजिए। यानी कोई भी वस्तु हो, ठीक है, कोई भी वस्तु हो, उस पर किया गया कार्य, मान लीजिए वस्तु खड़ी है, ठीक है। ये वस्तु m द्रव्यमान की है, चाहे भी कितने भी है, 1 kg का है, 2 kg का, 3 kg का, उससे मतलब को नहीं है, ठीक है। ये वस्तु स्थिर है, मान लीजिए ये फर्श है, इस पर स्थिर है, ठीक है। इस पर अगर हम ये हिल डुल नहीं रहा है तो इस पर कितना कार्य हो रहा है, तो शून्य कार्य हो रहा है, ठीक है। और यदि इस पर बल लगा करके इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक विस्थापित कर दिया जाता है, यानी वस्तु यहाँ पर थी, अब वस्तु यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, कार्य कितना हुआ, तो जितना दूरी चली, यानी मान लीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 10 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी हो गई, 10 हो गई, 10 मीटर। और कितना हमने बल लगाया, कितना बल लगा करके हमने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक किया, वो हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। अब फोर्स गुणते यानी जितना बल लगाए हैं और जितना दूरी विस्थापित हुई, इन दोनों के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, हम कार्य कहते हैं, ठीक है। कार्य का परिभाषा क्लियर हो गया, ठीक है। अगर ये नहीं आता है तो आप लोग इसे याद करिएगा, W बराबर FD cos थीटा, ठीक है। यानी बल गुणते बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ बल F बराबर बल सदिश है तथा D विस्थापन सदिश है। अब कुछ पॉइंट दिए हैं, इस पॉइंट को भी देख लेते हैं हम लोग। यानी किन्हीं दो बिंदुओं x1 तथा x2 के मध्य कार्य, ठीक है। कोई भी बिंदु ए, बिंदु 1 यहाँ पे बिंदु 1 हो गया और यहाँ पे बिंदु 1 हो गया। इन बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच x1 तथा x2 कार्य के मध्य W यानी समाकलन करते हैं x1 से लेके x2 तक, यानी F cos थीटा dx करेंगे, ठीक है। यानी ये फार्मूला लगेगा जब हम दो बिंदुओं के बीच कार्य करेंगे तो, ठीक है। ये पॉइंट दिया हुआ है, जब दो बिंदुओं के बीच का फार्मूला आएगा तो बताएंगे आपको, ठीक है। ये पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। यानी दो बिंदुओं के बीच अगर कार्य होगा तो समाकलन ऑफ x2 से x1 तक और F cos थीटा dx, ठीक है। यानी अब इसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट, कार्य क्या है। कार्य एक अदिश राशि है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ml²t-2 होता है तथा SI पद्धति में कार्य का निरपेक्ष मात्रक जूल होता है तथा गुरुत्वीय मात्रक किलोग्राम भाग मीटर होता है, ठीक है। अब चूँकि आप कहेंगे कि सर ml²t-2 कैसे आया, तो ये वीडियो में आपको चैप्टर 2 के बारे में, ये चैप्टर 2 में है, आपकी किताब में चैप्टर 2 के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा हो तो वेबसाइट पे जाइए और हमारा सारा वीडियो से पढ़ा है, उसको देख लीजिए। इसके बाद क्या होता है, किसी परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य बल विस्थापन वक्र तथा विस्थापन अक्ष के बीच घिरी आकृति के क्षेत्रफल के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब आते हैं संरक्षित बल तथा असंरक्षित बल। इसको आप लोग ध्यान देखिएगा। संरक्षी बल क्या होता है, ठीक है। संरक्षी बल मतलब अपने स्वयं की रक्षा करना, ठीक है।
यानी यदि किसी वस्तु पर कार्यरत बल, यानी कोई भी वस्तु पर कार्यरत बल, हम लोग कोई बल लगा रहे हैं, कोई वस्तु है, ठीक है, कोई कितना भी द्रव्यमान को उस पर हम लोग कोई बल लगा रहे हैं, जिससे हम लोग परिभाषा के अनुसार चलते हैं। किसी वस्तु पर कार्यरत बल अथवा उसके विरुद्ध किया गया कार्य, ठीक है, वस्तु के केवल प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर नहीं करता है, उनके बीच वास्तविक गमन पथ पर निर्भर नहीं, तो वह उसके बीच वास्तविक गमन पथ पर नहीं, तो यह संरक्षी बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर बल संरक्षी बल है। फिर से इसको समझ लीजिए, आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा। चलिए इसको फिर समझते हैं हम लोग, पॉइंट टू पॉइंट, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यानी संरक्षी बल लिख लेंगे हम लोग, यानी किसी वस्तु पर कार्यरत बल द्वारा, कोई भी वस्तु है उस पर कार्यरत बल F लगा रहे हैं, F द्वारा, ठीक है, अथवा उसके विरुद्ध किया गया कार्य, यानी उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, ठीक है। विरुद्ध का मतलब उल्टा होता है, या उसके हम उल्टा कार्य कर रहे हैं। कार्य वस्तु के केवल, यानी उसके विरुद्ध कार्य करेंगे तो कार्य जो होगा वस्तु के केवल प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है, ठीक। किया गया कार्य वस्तु के केवल प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं के पर ही निर्भर करता है, उनके बीच वास्तविक गमन पथ पर नहीं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ कोई रेखा है, यानी पॉइंट, ये वस्तु इस पे है, मान लीजिए बिंदु 1 पे है, 1 पॉइंट पे है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इस पे बल लगाया, बल लगा करके इसे यहाँ पर कर दिया, हमने 8 पर कर दिया, 8 पर हम कर दिया, ठीक है। 8 पर इसको धक्का दे करके बल लगा कर दिया, तब क्या होगा, कितना हमने क्या किया, इसके बाद ये कितना परिवर्तन किया, ठीक है। यानी कितना परिवर्तन किया, 1 से लेके 8 तक किया, यानी 8 पॉइंट हमने परिवर्तन किया। तो जब हमने बल लगाया तो हम लोग वस्तु को यहाँ से ही कार्य करेंगे, ठीक है। वस्तु को यहाँ से यहाँ तक हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। अगर विरुद्ध काम कार्य करें तो ये पुनः क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा, ठीक है। विरुद्ध काम करने का मतलब, इसलिए यह क्या होगा, यह किस में काम करता है, या गुरुत्वाकर्षण बल में काम करता है, चुंबकीय बल में काम करता है, विद्युत स्थिर बल में काम करता है, और यह सब क्या है, संरक्षी बल है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग असंरक्षी बल। यदि वस्तु पर कार्यरत बल द्वारा अथवा उसके विरुद्ध किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं के साथ उनके बीच वास्तविक गमन पथ पर निर्भर करता है, इसमें निर्भर नहीं करता था और इसमें निर्भर करता है, तो यह क्या कहता है, ये असंरक्षी बल कहलाता है, ठीक है। परिभाषा ऊपर वाला ही है, ठीक, उसमें पॉजिटिव दिखा है, इसमें नेगेटिव दिखा दिया है, ठीक है। जैसे घर्षण बल, श्यान बल इत्यादि असंरक्षी बल हैं। अब आते हैं हम लोग सामर्थ्य अथवा शक्ति का परिभाषा, क्योंकि हमारा कार्य ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में ही ये पाठ है, ठीक है। तो कार्य ऊर्जा कार्य का परिभाषा तो हम डिक्लेयर कर लिए, संरक्षी बल भी असंरक्षी बल भी डिक्लेयर कर लिए। अब आते हैं सामर्थ्य अथवा शक्ति। देखिए, सामर्थ्य पूछेगा, सामर्थ्य का परिभाषा बताइए, तो वो शक्ति का ही परिभाषा होता है। शक्ति का पूछेगा, सामर्थ्य हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कन्फ्यूज मत होइए ना, सामर्थ्य को ही शक्ति कहते हैं। अब आते हैं इसका परिभाषा पे। किसी कर्ता हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, चाहे कोई भी हो सकता है। कर्ता का मतलब मनुष्य, ठीक है। चाहे कहते कोई भी काम कर रहा है, ये नहीं कि कार्यकर्ता का मतलब पशु क्या कहते हैं, गाय भैंस नहीं हो सकते हैं, वो भी तो काम करते हैं, ठीक है। अब कहेंगे वो काम क्या करते हैं, वो भी बहुत काम करते हैं। हल जोतना है वो काम ही हुआ, क्योंकि वो नहीं जोतेंगे तो कौन जोतेगा, ठीक है। यानी किसी कर्ता अथवा मशीन के कार्य करने की समय दर, ठीक है, चाहे कोई कर्ता करे अथवा मशीन के कार्य, ठीक है, चाहे कोई मशीन करे, के कार्य करने की समय दर उसकी सामर्थ्य अथवा शक्ति कहलाती है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है W/T। अब चूँकि देख लीजिए, मान लीजिए हमको परिभाषा क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए,
ये परिभाषा क्लियर नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, आपको परिभाषा याद है, फार्मूला याद है ना, फार्मूला याद है, काम हो गया आपका। कैसे हो गया, देखिए P बराबर W/T। कुछ नहीं करना है, किसी वस्तु किसी कर्ता या मशीन के द्वारा किया गया कार्य तथा उसमें लगा समय के अनुपात को ही कार्य क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। फिर समझ लीजिए, किसी कर्ता द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि W कार्य कहते हैं, किसी कर्ता या मशीन द्वारा किया गया कार्य, यह कंप्लीट हो गया, तथा उसके करने में लगा समय T। लगा समय तो T, कोई भी काम करेगा तो उसमें समय लगेगा ही, तो उसमें करने में लगा समय T की अनुपात को ही शक्ति अथवा समर्थ कहते हैं। ठीक है, बस सिंपल से बात है। अब कुछ और पॉइंट हैं, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यानी यह है क्या है, एक अदिश राशि है, SI मात्रा में शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है, तथा इसकी विमा क्या होती है, mL/T होती है। अब कैसे आ गया mL/T-2, तो W का परिभाषा बताया था mL/T-2 होता था, लेकिन अब T नीचे है, T ऊपर जाएगा तो एक माइनस में जुड़ जाएगा, यानी T-3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऊर्जा की परिभाषा हम लोग देखते हैं। ऊर्जा परिभाषा क्या होता है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, यही चीज़, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा भी एक अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, mL/T-2। देखिए, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक सेम ही होता है। आपको कभी पूछा जाए कि कार्य का मात्रक बताइए तो क्या कहते हैं, जूल होता है, और पूछेगा कि कार्य का क्या कहते हैं, कार्य का विमा बताइए तो कार्य का विमा क्या होता है, तो वो क्या कहते हैं, mL/T-2 होता है। और पूछेगा ऊर्जा का विमा बताइए तो ऊर्जा का विमा क्या होता है, mL/T-2 होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता निहित रहती है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, चूँकि यदि मान लीजिए m द्रव्यमान की कोई वस्तु भी वेग से गतिशील है, ठीक है, कोई भी वस्तु है m द्रव्यमान की है, वो कितने वेग से गतिमान है, v वेग से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, k से बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, k बराबर 1/2 mv² कर देंगे। ठीक है, ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग नोट लिख लीजिएगा। ठीक है, यानी गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2 mv²। SI मात्रा में भी गतिज ऊर्जा का मात्रक, देखिए गतिज ऊर्जा जहाँ जुड़ गया उसका मान जूल ही होगा। गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तथा इसका विमीय सूत्र भी कितना होगा, mL/T-2 ही होता है। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं रेखीय संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध। ठीक है, रेखीय ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा में संबंध तो क्या है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वेग v है तो रेखीय संवेग p बराबर p एवं गतिज ऊर्जा k में संबंध निम्नलिखित होगा, यानी k बराबर p²/2m। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो रेखीय संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, इसलिए इसको कई बार हम ट्रिक कर रहे हैं। ठीक है, यानी k बराबर p²/2m। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ताकि ये इस पे से क्वेश्चन फंसे तो हम लोग कन्फ्यूज ज़्यादा ना हो, इसको लगा लें। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज का मतलब क्या है, स्थिर, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज का मतलब क्या होता है, हमारी कोई वस्तु रुकी हुई हो, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा मतलब गति कर रही है, ठीक है, उसे गतिज बोलते हैं। किसी वस्तु में उसकी विन्यास का स्थिति अथवा विकृति अवस्था के कारण कार्य करने की जो क्षमता नियत होती है, उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब कहेंगे कि
रुक कर कोई कार्य कैसे कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। मशीन को देखें आप, वो वस्तु क्या होती है, स्थिर होती है, लेकिन उसका क्या होता है, घूर्णी चलती रहती है, वो कार्य करते रहता है। ठीक है, हम लोग क्या है, हम लोग रुके हुए भी हैं, फिर भी कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। ठीक है, तो वो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही क्या कहते हैं, स्थिर ऊर्जा कहती है। ठीक है, अब बोलते हैं गुरुत्व स्थिर ऊर्जा। किसी पिंड की गुरुत्व स्थिर ऊर्जा उसे पृथ्वी तल से गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊंचाई तक ले जाने में किए कार्य के बराबर होती है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए इसको। किसी पिंड की गुरुत्व स्थिर ऊर्जा, कोई भी पिंड है उसकी गुरुत्व स्थिर ऊर्जा उसे पृथ्वी तल से, यानी पृथ्वी तल से गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण का नीचे लगता है, नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, यानी उसके विरुद्ध लगता है, यानी वस्तु इधर की तरफ जाए, वस्तु इधर जा रही है तो गुरुत्वाकर्षण बल इधर लगता है। ठीक है, और घर्षण बल इधर लगता है। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कोई वस्तु है, हम लोग किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगती है, नीचे की तरफ लगती है, यानी उसको क्या होता है, आपस में क्या होता है, ऊपर से लेके नीचे तक खींच लेता है, यानी धरती की तरफ खींचता है गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध। ठीक है, ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसी बात देखते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसके सामान्य आकार कोई भी हो सकता है। ठीक है, अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है वस्तु की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब देखिए ये क्या होता है, गुब्बारा देखें, गुब्बारा, ठीक है, उसकी आकृति देखें, छोटा रहता है तो बहुत छोटा सा होता है। जब उसमें हम लोग हवा ब्लो करते हैं, यानी हवा भरते हैं, तो उसकी आकृति धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ने लगती है, यानी बढ़ते बढ़ते क्या हो जाती है, यानी किसी वस्तु में उसके आकार के विन्यास में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है क्या होते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होती है, यानी छोटा रहता है और धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, तो उसके कार्य करने की जो क्षमता होगी, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, जो बड़ा होने के बाद जो कार्य करने की क्षमता होगी उसे एक प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताएं। ठीक है, और हाँ, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।